गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने एग्जीक्यूटिव्स के रिगार्डिंग पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। तो जिसमें हमने 3 तरह के एग्जीक्यूटिव्स के रिगार्डिंग पढ़ा था कि एक पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल और एक सेमी प्रेसिडेंशियल, इनके रिगार्डिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सेंटर में डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है, कि कौन से एग्जीक्यूटिव्स है जो सेंटर में डिसीजन लेते हैं, और इंडियन जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शंस के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकर एट सेंटर, कि सेंटर पर डिसीजन मेकर कौन है। ठीक है, अब देखिए, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया था, गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम, की जिसमें हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होंगे। और ये सिस्टम हमने बिल्कुल जैसे ब्रिटेन में था उसी सिस्टम को हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया था। ओके, और ये कॉन्सेंसस के ऊपर बेस्ड था, सहमति के ऊपर, जिसमें कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एग्री करते हो। और बीन टू मॉडिफाई, और कई बार इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करने के रिगार्डिंग भी बात की है, लेकिन देखिएगा इसमें कि द सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया हैव द फॉलोइंग एसेंशियल एट्रीब्यूट, कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर जनरली किस तरह से, उसकी जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि द हेड ऑफ द स्टेट, और स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट इज द इंडियन प्रेसिडेंट, कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, जिसको कि हु इज़ इनडायरेक्टली, जिसको कि इनडायरेक्टली चुना जाता है। इनडायरेक्टली मीन्स प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो सिटीजन्स होते हैं वो वोट नहीं करते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो वोट करते हैं वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमपीज़ और एमएलएज जो होते हैं ये वोट करते हैं। और वो एक नॉमिनल हेड होता है, कि नाम मात्र का हेड होता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ओके, दूसरा है द स्वर्ण अथॉरिटी इन इंडिया इज वेस्टेड इन इंडियन पार्लियामेंट, और जो मेन पावर होती है वो है इंडियन पार्लियामेंट के पास। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। अब देखिए कि पार्लियामेंट कैसे बनती है, कि पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 उसके हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। ठीक है, लोअर हाउस 2 हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस होता है जिसे कि लोकसभा बोला जाता है, और एक राज्यसभा है जिसे कि अपर हाउस बोला जाता है। अब रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास है, वास्तव में जो पावर्स है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। ओके, द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल टू एंड अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। अब देखो, जो मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो जवाब देना होता है उन्हें पार्लियामेंट को जवाब देना होता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ़ इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। अब देखो, जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट तभी तक कंटिन्यू रह सकती है जब तक कि उसके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस होता है। लोकसभा में कॉन्फिडेंस का मतलब कि उसे एक मिनिमम मेंबर्स की ज़रूरत होती है सरकार बनाने के लिए। अगर उतने मेंबर्स उसके पास हैं तो वो कंटिन्यू कर सकती है, अदरवाइज सरकार नहीं चल सकती। जैसे कि इस समय हमारे यहाँ पर टोटल हमने पढ़ा था कि 543 सीट्स हैं, तो हाफ प्लस 1, यानी कि अगर 272 मेंबर्स इस समय नरेंद्र मोदी के साथ हैं, जो MPs हैं वो सपोर्ट करें, तो वो अपनी सरकार कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज उन्हें रिज़ाइन देना पड़ेगा। इफ़ द गवर्नमेंट लॉसेज मेजोरिटी, कि लोकसभा में अगर वो अपनी मेजोरिटी को खो देती है, यानी कि 50+1 हाफ प्लस 1 का जो वो है फॉर्मूला उसको वो खो देती है, तो उसे रिज़ाइन देना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है कि भाई हमें विश्वास है कि इनके पास इतने मेंबर्स नहीं हैं, तो वो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होता है। इसके अलग अलग मोशंस होते हैं, सेंसर मोशन हो गया, एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, आस्किंग क्वेश्चन, ये अलग अलग वो हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल द डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं जितने भी डिसीजन लेते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से लेते हैं। ही इज़ ओनली ए टिटुलर हेड, कि वो केवल एक टिटुलर यानी कि नाम मात्र का हेड है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74, कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में क्या लिखा है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस।
तो जो प्रेसिडेंट को सलाह देती है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही काम करता है। हाउएवर ही कैन सेंड ए डिसीजन बैक टू द काउंसिल। देखिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उन्होंने कोई बिल भेजा है वो उसको रिटर्न भेज सकता है, ठीक है, एक बार रिकंसीडर करने के लिए, कि प्रेसिडेंट कह सकता है कि एक बार दोबारा से इस पर डिस्कस किया जाए। लेकिन अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा से उसको रिकंसीडर करके दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो प्रेसिडेंट को उसे एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है द एग्जीक्यूटिव इन कंकरेंस विद द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज एंड, कि देखिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कानून बना सकती है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चेंज कर सकती है, अमेंड का मतलब चेंज कर सकती है। हाउएवर द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट आर चेक्ड बाय द जुडिशरी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी कि जो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट है उन्हें जुडिशरी चेक करती है, यानी कि जो भी कानून बनाए जाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया तो उसे जुडिशरी चेक करती है कि भाई सही है या गलत है। इफ़ दे ट्राई टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इन्फ्रिंग्स अपॉन द फंडामेंटल राइट्स, कि देखो फंडामेंटल राइट्स में मैंने पढ़ा कि अगर जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका बेस जो है उसके साथ छेड़छाड़ करती है या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो जुडिशरी उसे रोक सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें अपना डिसीजन दे सकते हैं। ओके, तो ये जनरली उसके रिगार्डिंग था कि डिसीजन लेने की पावर किसके पास है और डिसीजंस किस तरह से लेते हैं और क्या उनके ऊपर रुकावटें आती हैं। इसके बाद आता है इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल, मैंने आपको पहले बताया कि नाम मात्र का हेड है। तो देखिए उसमें अब क्या आता है, उसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। कि प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कैसे होता है, अभी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एमएलए और एमपीज वोट करते हैं। तो देखिएगा आर्टिकल 54 कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग आर्टिकल 54 में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट इज टू बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल college consisting of elected members of both the houses of parliament and elected members of legislative assembly। कि आर्टिकल 54 में बताया गया है कि जो हम प्रेसिडेंट को चुना जाएगा तो उसमें वोट कौन करेगा कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर्स यानी कि एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, और इसके अलावा एमएलएज जो हैं, एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स के, वो सभी इसमें वोट करेंगे। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीआर बाय सिंगल, कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है वो पीआर सिस्टम में जो सेकंड था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम उसके अकॉर्डिंग होता है, कि हमने पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा भी है। द वैल्यू ऑफ वोट, कि एक वोट की, एक मेंबर के वोट की वैल्यू जो निकाली जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दोनों की निकाली जाती है, फिर उनको कैलकुलेट किया जाता है और ये फॉर्मूला उसमें काम करता है। देखो कि इसमें पहले तो एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। एमएलए की वोट की कैसी वैल्यू निकाली जाती है कि एक स्टेट की पॉपुलेशन अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टेट एमएलए, कि एक स्टेट की पॉपुलेशन ली अपॉन में 1000 से उसको डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई बाय कि उसमें कितने एमएलए है। जैसे हरियाणा में 90 एमएलए है तो 90, तो हर स्टेट की ये निकाली जाती है और फिर उन सभी का टोटल किया जाता है। कि जैसे 28 स्टेट्स है तो उन सभी की निकाली और उन सभी का टोटल किया गया। अब एमपी के वोट की वैल्यू निकाल जाती है। एमपी के वोट की वैल्यू कि जैसे 27 स्टेट्स है, इनके एमएलएज की जो वैल्यू निकली उन सभी का टोटल किया और उसे पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स हैं उनके साथ उसे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से इसका इलेक्शन होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो इसके इलेक्शन जो यहाँ स्टेट की पॉपुलेशन दे रखी है ना, ये 1971 की पॉपुलेशन के बेस पे चल रही है। अभी ये चेंज नहीं किया कि 1971 में जो पॉपुलेशन थी उसी के बेस पर ये चल रही है। ओके, प्रेसिडेंट का टाइम जो होता है वो 5 साल का होता है और 5 साल पूरे होने के बाद वो दोबारा से चुना जा सकता है। ठीक है, ये तो उसके इलेक्शन की प्रोसेस है। अब आती है कि उसको रिमूवल, कि उसको कैसे हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट में बी राइटिंग इन हैंड सेंड हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, कि एक तो वो अपना रिज़ाइन करे, कि अपना रिज़ाइन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे दे, तब हो सकता है। आर्टिकल 61 में क्या है, द प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, कि एक इम्पीचमेंट प्रोसेस हो रहा है, महाभियोग प्रोसेस बोलते हैं, उसके द्वारा भी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग में बिगेन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट, कि देखो कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में चल सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन वो कब चलेगी कि जब जो भी प्रपोजल उसको हटाने का लाया जा रहा है उस पर उसके जो टोटल मेंबर्स हैं उनके 1/4 मेंबर्स अगर उस पर
साइन करते हैं कि 1/4 मेंबर एग्री करते हैं कि भाई हम इस प्रपोजल को राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तभी उस पर आगे बातचीत होगी। द प्रेजिडेंट इज गिवन 14 डेज टाइम टू रिप्लाई टू द नोटिस। अब जब वो पास हो गया वहाँ से, मतलब उन्होंने 1/4 मेंबर ने एग्री हो गए, तो एक प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाता है। प्रेसिडेंट 14 डेज के अंदर उस नोटिस का जवाब देता है, ठीक है। द अदर हाउस सिट, फिर दूसरे हाउस के पास जाता है, दूसरा हाउस उसको चेक करता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिफेंड, और प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, अपने आप भी या किसी लॉयर के थ्रू। इफ़ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके बाद, और अगर उसमें वो रिजोल्यूशन जो होता है, जो प्रेसिडेंट पर जो आरोप लगाए, वो दोनों हाउसेज से 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाए, तो प्रेसिडेंट को अपना उससे पोस्ट से हटना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो पास होता है बाय 2/3 मेंबर फ्रॉम बोथ द हाउसेज, एक हाउस से नहीं, दोनों हाउसेज से 2/3 मेंबर अगर उसे पास करते हैं तो उसको हटाया जा सकता है, ओके। इसके बाद प्रेसिडेंट को हटाने का एक तरीका ये है कि वो हटने का कि भाई उसकी डेथ हो गई है तो उसकी सीट खाली हो गई तब, ठीक है, या उसने अपने आप छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। ड्यूरिंग द टाइम इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, और प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया, उसकी डेथ हो गई या उसे हटा दिया गया, तो अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शंस कराना ज़रूरी है। नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एज ए प्रेसिडेंट काम करता है। और इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट है वो आपको मालूम है कि इस समय हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, अच्छा, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का सिटीजन हो, 35 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए, वो एक एलिजिबल वोटर हो, एंड शुड बी एलिजिबल फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, और लोकसभा के इलेक्शन लड़ने का एलिजिबल हो, ठीक है, लड़ने के लिए एलिजिबल हो, लड़ा हुआ नहीं हो। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जॉब पर ना हो। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये उसकी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस है जिसके बेस पर कि उसे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये चीज़ें हैं, ओके स्टूडेंट। तो कैसे उसका चुनाव होता है, उसको चुनाव लड़ने के लिए क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया, ओके स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती है, कि कौन कौन सी पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।